मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक। लोकसभा चुनाव के बाद हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पर्यटन, सहकारिता, ऊर्जा, वित्त, स्वास्थ्य सहित कई विभागों के रखे गए 12 विषय सचिव शैलेश बगोली ने दी जानकारी। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य पुरोहित की मौत पर सीएम धामी ने जताया दुख। ट्वीट कर कहा, आचार्य लक्ष्मीकांत जी के गोलोक गमन से हुई है अपूर्णीय क्षति। काशीपुर से रामनगर के मध्य सड़क चौड़ीकरण कार्य संपन्न होने के बाद पर्यटकों का आवागमन होगा सुगम। सीएम धामी ने ट्वीट कर पीएम मोदी को किया धन्यवाद। राज्य सरकार के कार्मिकों को प्राइवेट बैंकों के जरिए दिए जाएंगे एक्सीडेंटल क्लेम। बिना प्रीमियम के पा सकेंगे लाभ। सरकार द्वारा चयनित बैंकों में अकाउंट में होने से ही ले सकेंगे लाभ। कैबिनेट मंत्री और बागेश्वर जिला प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा जिला पंचायत योजना की बैठक लेने पहुंचे। बागेश्वर विकास योजनाओं के लिए स्वीकृत की 60 करोड़ की धनराशि। खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। नीट परीक्षा में हुई धांधली के बाद छात्रों और जनता का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं अब ये मामला राजनीतिक रंग भी लेने लगा है, जिसके चलते कांग्रेस को भी बैठे बिठाए एक मुद्दा हाथ लग गया है। इसी क्रम में विकासनगर में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय किशोर की अगुवाई में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रहे संजय किशोर ने कहा कि प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं के बाद अब नीट जैसी परीक्षा में हुई धांधली केंद्र सरकार पर बड़े सवाल खड़ा करती है। साथ ही कहा कि इस मामले में शिक्षा मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और लाखों छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा करवाई जानी चाहिए। जुड़ा हुआ है, जो डॉक्टर बन के जो भविष्य डॉक्टर बनते हैं, उस परीक्षा में इतनी बड़ी धांधली हो रही है कि उसका पेपर लीक हो जाता है। उस पेपर लीक होने के बावजूद इतनी ज़्यादा बच्चों ने संघर्ष करा, 25 लाख से ज़्यादा बच्चों ने उसमें परीक्षा दी। उनका कैरियर सबका दांव पर लग गया। आज सरकार के ऊपर से आम जनता की, छात्रों की, युवाओं की विश्वसनीयता से उनके ऊपर से विश्वसनीयता पूरी तरह उठ गई है और इस सरकार को, शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और इस नीट परीक्षा को तत्काल रद्द करके और सुनिश्चित तरीके से इस परीक्षा को दोबारा करना चाहिए। अब आप देखिए कि प्रदेश के अंदर पहले परीक्षाओं के पर्चे लीक हो रहे और आज केंद्र सरकार के अंदर भी परीक्षा का पर्चा लीक हो गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की धामी सरकार की ओर से पिछले वर्ष आयोजित की गई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सकारात्मक परिणाम अब दिखने लगे हैं। दरअसल देश का प्रमुख औद्योगिक समूह टाटा ग्रुप उत्तराखंड में बड़ा निवेश करने जा रहा है। इसके तहत टाटा ग्रुप उधम सिंह नगर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी का विकास करेगा। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए टाटा ग्रुप के अधिकारी उधम सिंह नगर में खुपरिया फॉर्म का मुआयना कर चुके हैं। टाटा के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट में सहयोगी ताइवान की कंपनियों के प्रतिनिधि जनवरी 2025 में उत्तराखंड आएंगे। उनका कार्यक्रम तय हो गया है। इससे 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि टाटा ने इस प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड में राहुल जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। अब संभावना है कि 2025 के बीच निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। वहीं भाजपा टाटा समूह की ओर से उत्तराखंड में निवेश करने के फैसले को सरकार की बड़ी जीत बता रही है। भाजपा का कहना है कि जो कांग्रेस इन्वेस्टर समिट पर सवाल उठा रही थी, आज उसे जवाब मिल गया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में निवेश को पंख लगने जा रहे हैं। देश का प्रमुख औद्योगिक समूह टाटा ग्रुप उत्तराखंड में बड़ा निवेश करने जा रहा है। इसके तहत टाटा ग्रुप उधम सिंह नगर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करेगा। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए टाटा ग्रुप के अधिकारी उधम सिंह नगर के खुपरिया फार्म का मुआयना कर चुके हैं। टाटा के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में सहयोगी ताइवान की कंपनियों के प्रतिनिधि जनवरी 2025 में उत्तराखंड आएंगे। उनका कार्यक्रम तय हो गया है। इससे 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि टाटा ने इस प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड में राहुल जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
संभावना है कि 2025 के बीच निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं भाजपा टाटा समूह की ओर से उत्तराखंड में निवेश करने के फैसले को सरकार की बड़ी जीत बता रही है, जबकि कांग्रेस भाजपा को इंतजार करने की सलाह दे रही है। देखिए, विपक्ष का काम तो जनता को भ्रमित करने वाले सवाल उठाने का रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश को औद्योगिक विकास के रास्ते पर, युवाओं को तेज़ी से रोजगार के रास्ते पर आगे बढ़ाने पर लगी है। और उसी पॉलिसी के तहत मुख्यमंत्री जी के सफल प्रयासों में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। एक भव्य आयोजन के रूप में हम सब ने देखा भी है। अब धीरे धीरे वह सब कड़ियाँ जुड़ने का काम कर रही हैं। टाटा समूह के द्वारा एक ऐसा शहर बसाने का की जो परिकल्पना है, इसमें मैं जो देख पाता हूँ, इसमें मैं हज़ारों सैकड़ों लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलते हुए देख पाता हूँ। देखिए, जो समाचार पत्रों से हमको पता चला है उससे तो ये निकल कर आ रहा है कि कब नौमन तेल होगा और कब राधा नाचेगी, क्योंकि अभी ताइवान की जिस कंपनी ने टाटा समूह के साथ पैक्ट कर रखा है वो 2025 में आएंगे। तो अगर इसमें तेजी दिखा रहा होता टाटा समूह तो अपनी ताइवान की कंपनी को, सहयोगी कंपनी को इसी साल बुलाते और चटमंगनी पट ब्याह कर देते। लेकिन यहाँ तो जिस तरह से हीला हवाली या देरी की जा रही है उससे साफ दिखाई पड़ रहा है कि कोई खास रुचि जो है ताइवान की कंपनियों की या टाटा समूह की इस प्रोजेक्ट में नहीं है, और सरकार की तरफ से कुछ ज्यादा ही बड़े दावे किए जा रहे हैं। किसी भी कंपनी को निवेश करने के लिए किसी भी प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था सबसे पहले चाहिए, बिजली पानी दूसरे नंबर पे चाहिए, अच्छी सड़क व्यवस्था चाहिए। लेकिन कानून व्यवस्था का हाल आप देख ही रहे हैं। दिन दहाड़े यहाँ मर्डर हो जा रहे हैं, यहाँ चोरियां डकैतियां हो जा रही हैं, यहाँ बलात्कार हो जा रहे हैं तो सजा नहीं मिल रही बलात्कारियों को। तो कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। पिछले एक हफ्ते के ही जो वारदातें हैं वो उसकी बानगी बताने के लिए काफी हैं। आपको बता दें कि टाटा समूह इलेक्ट्रॉनिक और चिप सेमीकंडक्टर की बढ़ती मांग को देखते हुए इस ओर अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है। वहीं उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट के उद्योगों की स्थापना को आए प्रस्तावों ने ऊर्जा निगम समेत पिटकुल की भी चिंता बढ़ा दी है। दरअसल 18,000 करोड़ के प्रस्ताव की ग्राउंडिंग हो गई है। इसके साथ ही दूसरे प्रस्तावों पर भी तेजी से काम चल रहा है। इन सभी उद्योगों के आने के बाद बिजली की डिमांड 665 मेगावाट तक बढ़ जाएगी। इसके साथ ही पानी की मांग में भी बढ़ोतरी होगी। कांग्रेस का कहना है कि बिना इन उद्योगों के धरातल पर उतरे ही प्रदेश की जनता बिजली पानी की कटौती से परेशान है, इसके लिए आंदोलन कर रही है। ऐसे में सरकार कैसे इस मांग को पूरा कर पाएगी? वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष पर मुद्दा विहीन होने का आरोप लगा रहा है। जैसा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा कि आज की डेट में 15 दिन से नगरवासी धरना दे रहे हैं बड़कोट में, और एक ही समस्या उनकी पानी की। लगातार 3 महीने से जो है पानी की इतनी समस्या है बड़कोट नगर में कि हमारी माताएं बहनें उनकी तबीयत खराब होने लगी है। तो जब हमने उनका संघर्ष देखा तो हाँ, आज हमें हमारे व्यापारियों के द्वारा मजबूरन हमें पूर्णबंदी बाजार बंद करना पड़ा। और जो आज हमारे व्यापारी यात्रा सीजन चल रहा, पैसा कमाने के लिए बैठे थे और उनका जो त्याग करा, उस त्याग को देखते हुए आज संपूर्ण नगर का जो हमारा बाजार है वो इस समर्थन में, और एक ही मांग है कि बड़कोट की जो पंपिंग योजना है वो जल्दी से जल्दी स्वीकृत हो। और मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से करूंगा कि जन भावना को देखते हुए जो आज मेरी माताएं बहनें संघर्षरत हैं, पानी के लिए प्यासी हैं, तो ये एक आम मांग है और हमारी सरकार के जो मुखिया हैं उनको इसका संज्ञान जरूर लेना चाहिए। 2018 से लेकर अभी तक सरकार ने कई बार राज्य में उद्योगों को लाने के दावे किए, इन्वेस्टर मीट भी हुए, जनता की गाड़ी कमाई बड़े बड़े दावे किए, लेकिन अभी तक धरातल पे कुछ नहीं उतरा। और जहां तक बिजली पानी की बात है, आम आदमी को तो बिजली पानी उपलब्ध नहीं हो रहा, उद्योगों को कहां से उपलब्ध होगा? और लगातार जो शेड्यूल कांग्रेस की सरकार ने बसाए थे वो बंद हो रहे हैं, उन पे ताले लग रहे हैं। आखिर हम कई बार सरकार से सवाल कर चुके हैं कि क्या कारण है, आप इन उद्योगों को भी नहीं रोक पा रहे हैं, फिर नए उद्योग यहाँ कैसे आएंगे? तो दावे करना अलग बात है और धरातल पर जो है अपने दावों को उतारना अलग बात है। ये सरकार केवल जो है जुमलेबाजी करती है, बयानबाजी करती है, लेकिन धरातल पर जो है काम करके नहीं दिखा पाती है।
देखिए, कांग्रेस को तो मैं किसी रूप में नहीं देखती हूँ, क्योंकि वो इस समय मुद्दा विहीन चल रही है और किसी भी प्रकार से कहीं भी उसका अस्तित्व नजर नहीं आ रहा है। जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि लोकसभा में 5 की 5 सीट हम लेकर आएंगे, तो जनता ने उनको उनका आईना दिखा दिया है कि वो किस स्तर पर आज खड़े हैं उत्तराखंड में। पहले अपनी टूट फूट को समेटने का प्रयास करें, अपना पुत्र मोह और पुत्री मोह छोड़ने का प्रयास करें, उसके बाद किसी योजना पर अगर सवाल उठाते हैं तो बात समझ में आती है। और कहते हैं ना कि मोतियाबिंद का जब कोई ऑपरेशन करा कर आता है तो उसे हर जगह काला काला नजर आता है, तो इस समय उन्होंने वही मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराया है और अच्छी चीज में भी उन्हें काली चीज नजर आ रही है। तो कृपया करके अपने नेत्र को सही तरीके से यूज करें और जहां विकास हो रहा है उस विकास की दृष्टि में अपना सहयोग करें, न कि उसका उपहास बनाएं। कुल मिलाकर इन्वेस्टर समिट के दौरान आए प्रस्तावों पर उत्तराखंड सरकार और टाटा ग्रुप ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। इसके अलावा भी इस प्रस्ताव को धरातल पर उतारने की सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। हालांकि प्रस्तावित उद्योग कब तक स्थापित होंगे ये तो देखना होगा, लेकिन सवाल ये है कि प्रस्तावित उद्योगों के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ ही बिजली पानी की मांग कैसे सरकार पूरा करेगी, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। धामी सरकार राज्य के अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी राशन कार्ड वाले करीब 14 लाख परिवारों को सरकारी रियायत मूल्य पर विशेष पोषण किट देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा सभागार में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। इस किट में दाल, तेल, मसाले सहित कई जरूरत की खाद्य सामग्री होंगी, जिसे 50% तक सब्सिडी पर दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर का। समाज सेवी ब्रजवासी द्वारा बीते दशकों से प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर झील की गंदगी निकासी सफाई के लगातार किए जा रहे प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। लंबे दशक से भीमताल झील गाद मिट्टी गंदगी से मुक्ति की बाट जो रहे भीमताल झील, अब 3 दशक बाद अब सिंचाई विभाग ने झील की सफाई के लिए मशीनें झील में उतार दी हैं। अब देखना है कि क्या पूरी झील मलबा मुक्त हो पाएगी। भीमताल पर्यटन प्रदेश की मुख्य झील देश विदेश के पर्यटकों के लिए पहली पसंद है। ये झील पिछले 3 दशक से गंदगी, मिट्टी, मलबा और भारी गंदगी से भरी पड़ी है। भीमताल वासियों की बार बार मांग करने के उपरांत भी इस झील के लिए केंद्र राज्य कहीं से भी बजट पास न हो सका। सभी झील प्रेमी शहर की जनता में बड़ी मायूसी थी। इस वर्ष जनवरी माह से डेल्टा दिखने लगे थे। भीमताल झील में जो सफाई का यहाँ पर गाद मिट्टी निकासी का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर विभाग द्वारा, इसके लिए यहाँ पर पिछले 3 दशक से भीमताल वासी प्रयासरत है। कई बार प्रस्ताव गए विभागों के, लेकिन बजट नहीं मिलने से केंद्र और राज्य से झील गाद गाद से भरी हुई थी। इस बार देखने को मिल रहा था कि जनवरी माह से ही यहाँ पर जगह जगह टापू जैसे मैदान बन रहे थे झील में, और अभी यहाँ पर 300 मीटर मल्लेताल छोर का झील का मैदान पूरा मैदान बन चुका है झील का छोर। तो इसके लिए मैंने पिछले 7 वर्षों से लगातार प्रयास किए। हर वर्ष मैं देश के प्रधानमंत्री जी और राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, सारे माननीयों को, कैबिनेट मिनिस्टरों को भेजते रहता था लगातार पत्र। मैंने बार बार विभाग, जिला प्रशासन से एस्टीमेट शासन में भिजवाए, और आज इन्हीं का परिणाम स्वरूप है कि यहाँ पर विभाग काम करने को शुरू हुआ है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर पौड़ी से है, जहां पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र करण सिंह नाग्याल द्वारा मुख्यालय पौड़ी स्थित पूरी परिक्षेत्रीय कार्यालय में जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारी के साथ अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस मुख्यालय एवं परिक्षेत्रीय स्तर पर चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा करते हुए सभी पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारियों को चल रहे अभियानों में तेजी लाने तथा संबंधित प्रभारियों को अभियानों की क्रियान्वयन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर उन्होंने कोतवाली कोटद्वार श्रीनगर तथा लक्ष्मण झूला की लंबित विवेचनाओं को जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध मादक पदार्थों व अवैध शराब बेचने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने आगामी आपदा सीजन को देखते हुए अभी से आपदा उपकरणों की तैयारी की हालत में रखने को कहा है। बेसिकली ये अपराध गोष्ठी थी। हमारे जनपद के समस्त जो थानाध्यक्ष है, 14 थाना और सर्किल ऑफिसर, पीएफओ, साथ ही हमारे एडिशनल एसपी और एसएसपी सभी मौजूद थे,
अभी क्राइम मीटिंग में। तो बेसिकली जो हमारे वांछित है उनकी गिरफ्तारी किया जाए, जो इनामी है यदि लंबे समय से नहीं पकड़ा जा रहा है तो उसमें इनाम बढ़ाने की कार्रवाई किया जाए। साथ ही जो तफ्तीश है, मैं देख रहा हूँ 1 साल से ज़्यादा करीब 5 विवेचनाएं लंबित है, तो बताया गया कि उसमें 2 निस्तारित हो गया, 3 अभी लंबित है, तो उनको तेजी से निस्तारित करने के लिए आदेशित किया गया। साथ ही वेरिफिकेशन, जो किराएदार है, श्रमिक है, बाहर से आते हैं लोग, बाहरी लोगों का, भेड़ी वाले हैं, इन सब का सत्यापन किया जाए। यदि मकान मालिक बिना पुलिस के संज्ञान में लाए, बिना सत्यापन कराए। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। मौसम विभाग द्वारा जारी बारिश की भविष्यवाणी एक बार फिर सटीक साबित हुई है। सुबह से ही सरोवर नगरी नैनीताल को कोहरे ने पूरी तरह से ढक लिया। तेज हवाओं और बारिश के चलते ठंड ने दस्तक दे दी। कोहरे और बारिश के कारण आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। तो वहीं नैनीताल पहुंचे पर्यटक झमाझम बारिश का लुत्फ उठाते दिखे। नैनीताल पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि गर्मी से राहत पाने के लिए आउटिंग के लिए बाहर निकले हैं और तराई में पड़ रही भीषण गर्मी से उन्हें यहां आकर काफी राहत मिली है। अभी रेन भी हो रही है तो अच्छा लग रहा है, बहुत मजे आ रहे हैं, अच्छे एंजॉय कर रहे हैं। बहुत टेम्परेचर बहुत लो है, आगरा में बहुत ज़्यादा है और यहाँ अभी रेन भी हो रही है तो बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं और हम भी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ का मौसम बहुत ही शानदार है। यहाँ माता नैना देवी की कृपा लगातार बरस रही है। हम लोगों को ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग एकदम बर्फीली जगह में आ गए। वहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर है, बदन जल रहा है। बहुत गर्मी थी तभी हम आए, हमने कुछ दिन घूमेंगे, बट यहाँ अभी अचानक बारिश हुई, बहुत ठंडा हो रहा है, वैसे बहुत अच्छा लगा। लेकिन बहुत भीड़ भी है, बहुत परेशानी हो रही है चलने में उसमें ना, और बहुत ही अच्छा टोटली मतलब अच्छा लगा हुआ इधर, तो बहुत अच्छा है। बात करेंगे अगली खबर के। सड़क सुरक्षा को लेकर राजधानी देहरादून के आरटीओ कार्यालय में आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक की गई। वहीं इस बात पर शैलेश तिवारी ने कहा कि परिवर्तन का मूल्यांकन करना हमारा मुख्य उद्देश्य है और 4 धाम यात्रा के दौरान लगातार हमारा प्रयास है कि दुर्घटनाएं कम से कम हो, लेकिन अभी तक उसमें सफल नहीं हो पाए हैं, जिसके लिए बैठक हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पैसेंजर वाहनों में ओवरलोडिंग के कारण दुर्घटनाएं होती हैं तो उस पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें हम ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा अपने चरम पर है, जिसे लेकर जहां मसूरी में भी पर्यटन सीजन चल रहा है तो वहां से गंगोत्री यमुनोत्री धाम के लिए जाने वाले मार्गों पर यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार एक्शन मोड पर काम कर रही है। इस बात को लेकर सीओ मसूरी व सीओ ट्रैफिक अनुज आर्य ने कहा कि 4 धाम यात्रा के बीच यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है और ट्रैफिक प्लान से लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ड्रोन से भी मॉनिटरिंग की जा रही है और पर्यटन सीजन के होते हुए ट्रैफिक जाम का दबाव बन गया है। मीडिया से 4 धाम यात्रा और मसूरी पर्यटन सीजन इस समय अपने चरम पे है और हमारे द्वारा जो मसूरी में आप बता रहे हैं कि जाम की जो शिकायत है, इसके लिए हमने जो एक्स्ट्रा फोर्स और जो हमारे ट्रैफिक प्लान से लगातार हम मॉनिटर करते हैं, ड्रोन से भी मॉनिटरिंग करी जा रही है। और हमारे जो ट्रैफिक मैन है, जो अभी तक 1 महीने में जो ट्रैफिक का वॉल्यूम रहा है निश्चित तौर पर बढ़ा है, लेकिन इसका जाम जैसे अभी तक सिचुएशन नहीं आई है। हाँ, ट्रैफिक का दबाव जरूर रहता है, लेकिन ट्रैफिक लगातार चल रही है मूवमेंट। इसमें अब कुछ दिनों में ही मानसून सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में 4 धाम को लेकर मौसम विभाग ने अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 24-25 जून से मानसून आने की संभावना है, क्योंकि चारों धाम उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं। ऐसे में वहां पर भारी से भारी बारिश कुछ जगहों पर देखने को मिल सकती है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के मौसम में बदलाव 24-25 जून से 1-2 जुलाई तक रहेगा। साथ ही उन्होंने प्रशासन को भी सतर्क रहने को कहा है। इस दौरान यात्रा को नियंत्रित तरीके से करें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में लैंडस्लाइड की घटना भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में यात्रियों को और प्रशासन को भी एहतियात बरतने की आवश्यकता है। देखिए, 4 धाम के लिए बात करें, उच्च हिमालयी क्षेत्र वो हैं, तो 2 से 3 दिन तो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं, जैसे मैं बोला लाइट से मॉडरेट तक ही
कुछ जगहों तक में वो एक्टिविटी है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप 24-25 में जा रहे हैं तो जो रेनफॉल एक्टिविटी वो बढ़ रही है, हैवी रेनफॉल की भी उस समय संभावना एका दुक्का जो है, खासकर चमोली डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो है या रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में भी 25-26 में जो आप देखेंगे तो हैवी रेंज भी कहीं कहीं पर मिलेगी। तो उसी दौरान आप देखेंगे कि मानसून के आने की भी संभावना बनेगी 25-26 के आसपास जो है। और जो एक्टिविटी है फिर वो बढ़ने ही वाली है, करीब एक वीक अगर आप बात करें 24-25 से लेके करीब जो है, और 1-2 तारीख है जुलाई तक जो है, 24-25 जून से लेके और 1-2 तारीख जुलाई तक। तो इसके दौरान जो मानसून ये जो एडवांस करने की इसकी संभावना है उत्तराखंड में। तो जो बारिश की एक्टिविटी है या हैवी रेनफॉल एक्टिविटी वो बढ़ेंगी। तो ऐसा नहीं है कि जरूर चारधाम लोकेशन में आपने यहीं से वहाँ तक जाना है, जो पहले भी डिस्ट्रिक्ट्स पड़ेंगे तो उनमें भी एक्टिविटी अच्छी मिलने वाली है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। हल्द्वानी में एक गाय प्रेमी परिवार 1.5 फुट की ऊंचाई की गाय बैल की जोड़ी लाया, जो आसपास के क्षेत्रों में कौतूहल का विषय बना हुआ है। आपको बता दें, कालाढूंगी रोड स्थित आदर्श नगर निवासी ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष घनश्याम रस्तोगी आंध्र प्रदेश के डॉक्टर कृष्णम राजू की नाड़ीपति गौशाला से माइक्रो मिनिएचर गाय बैल की जोड़ी लेकर आए हैं। घनश्याम रस्तोगी बताते हैं कि बीती 5 जून को वह तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए गए थे। वहां उनके बेटे वेदांत के गाय पालने के शौक और डॉक्टर राजू की माइक्रो मिनिएचर पुंगनूर गाय को लेकर घर पर चल रही चर्चा को बल मिल गया। इसके चलते वह अपने को रोक नहीं पाए और आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचे और डॉक्टर राजू से मुलाकात कर गोवंश का जोड़ा पाले जाने की बात कही। वह जोड़े को इनोवा गाड़ी के माध्यम से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी हल्द्वानी लेकर पहुंचे। 15 दिन पहले गोवंश का यह जोड़ा हल्द्वानी स्थित उनके घर पहुंचा तो इन्हें देखने वालों का तांता लग गया। रस्तोगी परिवार ने इन गाय बैल का नाम लक्ष्मी विष्णु रखा है। यहाँ भीषण गर्मी को देखने को मिल रही, दोनों के लिए कूलर लगाए गए हैं। दोनों अब यहाँ के वातावरण के अनुकूल हो चुके हैं। घर का प्रत्येक सदस्य आध्यात्मिक है, जिससे लक्ष्मी और विष्णु को भरपूर प्यार मिल रहा है। इन गाय के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है और इनके साथ मुझे बहुत गुड वाइब्स आती हैं। मेरे दोस्तों ने ये भी पूछा था कि तूने क्यों लिए, सब तो डॉग लवर होते हैं, कैट लवर। तो मैंने उनसे बोला हमारे रिलीजन में तो ये भी बताया गया है कि गौ हमारी माता होती है। हमारे गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। इनके साथ रहने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनके काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं और इनका ज़्यादा देखभाल भी करनी नहीं पड़ती है। ये दिन भर अंदर घूमते रहते हैं और रात में यहाँ पे इनके लिए कूलर लगा रखा है, तो ये आराम से यहाँ पे रहते हैं। और दिन में बस ये 1 से 1.5 किलो चारा खाते हैं और ज़्यादा तो नहीं खाते हैं। और फल वगैरह हो गए और घर की थोड़ी रोटी वगैरह ही खाते हैं। मिनिएचर इसका नाम है और डॉक्टर राजू ने इसका आविष्कार किया। हमने इसका एक न्यूज़ के चैनल से हमने देखा था तो कि लोगों ने इसको गाय को पाला है, तो हमने सोचा क्यों ना एक पहल की जाए गाय को पालने की। तो हमने जब सर्च किया तो हमने पता लगाया, डॉक्टर राजू जी को फ़ोन किया। तो हम लोग तिरुपति बालाजी गए थे, तो वहाँ से पास में आंध्र प्रदेश था, तो हम आंध्र प्रदेश गए बाई एयर और फिर हमने वहाँ पर गाय देखी। तो हमने करीब वहाँ 500-600 गाय देखी। वहाँ माइक्रो मिनिएचर था, माइक्रो गाय थी।